हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑटो कोरिलेशन के दूसरे मेथड की कि जैसे हमने पहले किया था डर्बिन वॉटसन टेस्ट हमने किया था ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस को देखने के लिए। अब हम बात करेंगे टेस्ट का जो नेम है वो है द वॉन न्यूमन रेशो टेस्ट। ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट यूज़ किया था वॉन न्यूमैन ने, और इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है वो ऑटो कोरिलेटेड है या नहीं है। तो इस टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, वो पहले आप वॉन न्यूमन टेस्ट को हम वी एन स्टैटिस्टिक्स से यूज़ करते हैं, आप ये ध्यान रखना। वी एन स्टैटिस्टिक्स हम वॉन न्यूमन रेशो टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है हमारे यू एन स्टैटिस्टिक्स का वो रहता है ई टी माइनस वन। यहाँ पर सेम चीज़ आप देखेंगे, समीशन ऑफ T2 से शुरू होके N तक एक्सटेंड करता है। सेम इक्वेशन आपने डर्बिन वॉटसन टेस्ट में देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे N-1 से। ये N क्या है? ये नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, और नीचे हम लिखेंगे सेम उसी तरह से। जो T है हमारा, ये 1 से शुरू होगा, N तक एक्सटेंड करेगा, ई टी माइनस, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, वहाँ पे सिर्फ ई टी स्केयर था, यहाँ पे होगा ई टी माइनस ई कैप का स्केयर अपॉन में एन। एन फिर वही है हमारा नंबर ऑफ सैंपल। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यू एन स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा वॉन न्यूमन जो स्टैटिस्टिक्स है उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर भी बच्चों, ये मैं एक बार आपको समझा दूँ, एन है नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, और जो ई कैप है ये है एस्टिमेटेड एरर टर्म। जो ई कैप है आपकी यहाँ पर, ये आपकी होगी एस्टिमेटेड एरर टर्म। अब उसके बाद जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो एरर टर्म है आपकी ई, उसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं ई को, देखो फिर एक बार कंफ्यूज ना होना, समझो यू है आपका रैंडम टर्म, ठीक है भाई, उसमें फिर ई है आपकी एक्सपेक्टेड रैंडम टर्म, और यहाँ पर अब ई कैप है आपकी अप्रोक्सीमेट मतलब जो आपकी रैंडम टर्म है उसका अप्रोक्सीमेट है, उसके आसपास की ही कोई टर्म है। इसमें हम लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटेड एक्सपेक्टेड टर्म, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ई कैप है। एन का हमें पता चल गया, तो ये आपका फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए, कि आप जब वो न्यूमन स्टैटिस्टिक अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर भी हम वही सेम अज्यूम करते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होती है हमारी जो कहती है रो इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन। दूसरी होती है रो इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। इसका मतलब है देयर इज ऑटो कोरिलेशन। देयर इज ऑटो कोरिलेशन, ये वैल्यू होगी हमारी रो व्हेन नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ ये मेथड आपको अप्लाई करना है, और आपको फिर वैल्यूज़ देखनी है कि आपकी वैल्यू क्या निकल के आएंगी। यदि मैं इसको अब इलेबोरेट करूं, तो इतना करने के बाद बच्चों अब आपको इसका निकालना है मीन, जो आपकी अप्रोक्सीमेटेड, ये है ना अप्रोक्सीमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म, ये जो है आपकी, इसका आप लार्ज, और ये आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है बच्चों, जो ये आपका टेस्ट है, ये वाला टेस्ट एप्लीकेबल होता है व्हेन n इज़ लेस देन 30। जब आपका n लेस देन 30 होगा, वहाँ पर ये मॉडल आपका अप्लाई होगा। अब ये देखिए, अब जो आपका यदि लार्ज सैंपल की बात करें,
वैसे तो ये इस पे अप्लाई होता है जब n हमारा लेस देन 30 होता है। और यदि हम लार्ज सैंपल की बात करें तो लार्ज सैंपल में हमें क्या करना होगा, लार्ज सैंपल में हमें इस UN स्टैटिस्टिक के साथ साथ क्या लेना होगा बच्चों, हमें मीन निकालना होगा। किसका मीन निकालना होगा, जो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारी जो मीन निकालेंगे हम, उस मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2n, फॉर्मूला याद रखना है आपको, n नंबर ऑफ साइज n-1। ये आपको क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। स्मॉल सैंपल के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू रखनी होती है स्मॉल सैंपल में। और इस तरह से आप वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है जब हमारा सैंपल लेस देन 930 हो। लेकिन जब ये लार्ज सैंपल पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मीन निकालते हैं। मीन निकालने का वही नंबर ऑफ साइज रहेगा n, तो 2n अपॉन में n-1 हो जाएगा। अब मीन निकालने के बाद हम वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस क्या होगा हमारा, वेरिएंस का फॉर्मूला होगा 4n का स्क्वायर। मतलब आपको सिर्फ n पता होना चाहिए, बाकी आपकी चीज़ निकल के आपके सामने आ जाएगी। n+1 और n-1 का क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होगा क्या करने का, वेरिएंस निकालने का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको ये बोला जाता है, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं। और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस को हम अंडर रूट कर देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाता है। ऐसा करने के बाद मीन निकल गया, इस फॉर्मूला से वेरिएंस निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि जो आपका मीन है जो आपका, उसको प्लस और -2 स्टैंडर्ड एरर, ये वाली इक्वेशंस रखनी है। ये वाली इक्वेशन रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है, जो भी काउंटिंग वैल्यू आती है, जो आपने सोल्व किया और उसको इस आपने इक्वेशन में रखा, उससे आपकी जो वैल्यू आती है, आप उस वैल्यू को देखेंगे कि आपकी वो वैल्यू 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे लाई करेगी या 1% पे करेगी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे लाई करेगी। यदि 1% से लेके 5% की वैल्यू जो आपकी टेबल में दी हुई है, ये वाली वैल्यू आपकी इन वैल्यू के कहीं बीच में आ जाती है, ये वाली वैल्यू आपकी यदि इन वैल्यू के बीच में आ जाती है, 1% या 5% सिग्निफिकेंस लेवल की जो रेंज है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इस मॉडल में कहीं पर भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है। ये इतना ही है बच्चों, समझो। आप ना इस चीज़ को छोड़ दो, एक बार मैं बताती हूँ दोबारा आपको कैसे करना है। ये जो टेस्ट है ये एप्लीकेबल होता है लेस देन 30 पे नॉर्मली, लेकिन मैंने इस टेस्ट को लार्ज सैंपल के लिए आपको सोल्व करके दिखा दिया। हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो ऐसे ही लिखना है कि जो वॉन न्यूमैन रेशियो टेस्ट है, इस टेस्ट का यूज़ ऑटो कोरिलेशन को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, वेदर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट और नॉट। जो फॉर्मूला है UN स्टैटिस्टिक्स का वो ये रहेगा, ET आपकी एक्सपेक्टेड रैंडम टर्म्स है, N आपका नंबर ऑफ सैंपल है, E कैप आपकी अप्रोक्सीमेशन है जो आपकी रैंडम टर्म का वो है। ये आपने फॉर्मूला में पुट किया और आपकी एक वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है, जो ये वैल्यू है आपको, अब इस वैल्यू को ये वैल्यू आपको कंपेयर करनी है कि जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वो वैल्यू आपकी कहाँ पर लाई करती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक मीन निकालना होगा, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। फिर वेरिएंस निकालना होगा, ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होगी जो कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होती है। इतना निकलने के बाद आप एक जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो है उस फॉर्मूला में क्या होता है कि
यहाँ पर देखो मैंने किया है मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है कि ये 95% लेवल की बात कर रहा है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है। और यदि मैं लिखती ऐसे, यदि मैं लिखती इसको इस तरह से बच्चों, मीन प्लस माइनस 2 की जगह पे 3 मैं लिख देती, 3 और स्टैंडर्ड एरर, तो फिर ये बात करता 99% लेवल ऑफ इंटरवल की, परसेंट लेवल ऑफ इन कॉन्फिडेंस लेवल की। अब यहाँ पे जब 99% की बात हो रही है तो हमें ये देखना है 99 की यदि बात हो रही है और यहाँ पर हमारी बात हो रही है 95 की, तो ये जब 95 की बात हो रही है तो 5% छूट गया 100% को अचीव करने में, तो 5% पे वैल्यू देखनी है। यदि हम 95% लेवल की बात करते हैं तो टेबल में हमें वैल्यू देखनी होती है 5% लेवल पे। और यदि हम 99 की बात करते हैं, 99% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम 1% पे देखते हैं, क्योंकि 99% प्लस में 1 हो गया 100%। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे 95% लेवल ऑफ इंटरवल की बात हो रही हो, कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है 5% का लेवल देखोगे आप। और यदि 99 की बात हो रही है तो वहाँ पर आप 1% का देखोगे। तो ये जो आपका ये निकल के आएगा मीन है प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 90% लेवल को कवर कर देता है। इसलिए कितना लेवल रह गया फिर, सिर्फ 5%। तो आप 5% पे देख लोगे कि क्या वैल्यू है। और इसी तरह से मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर है, वो आपका 99% लेवल, इवन 99.7% लेवल को कवर कर देता है, तो सिर्फ 1 रह जाता है। तो आप 1% पे देख लेंगे कि क्या वैल्यू है। तो ऐसा देखने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, यदि वो वैल्यू जो आपकी ने ये देखा है कि भी मीन है जो आपका प्लस, यही है ना, हमने क्या लिया है, फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेते हैं, मीन है जो प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर। तो एक बार तो हम मीन की जो वैल्यू है वो +2 स्टैंडर्ड एरर पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे वो वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें टेबल में मिल गई, वो वैल्यू हमें मिली 0.8226, और फिर मीन की ही वैल्यू हम माइनस के साथ देखेंगे 2 स्टैंडर्ड एरर, वो वैल्यू हमें मिल गई 3.2132। अब ये जो वैल्यू है ये एक रेंज दिखा रही है कि आपका जो वैल्यू है वो 8226 से लेके 32132 के बीच में यदि कहीं पे भी आती है, किसकी वैल्यू, आपके वॉन न्यूमन की वैल्यू, वॉन न्यूमन रेशो यदि आपका कहीं पे भी इसके बीच में आता है, तो इसका मतलब है आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। समझ आया है आपको? मैं फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। अब आपने एक फॉर्मूला, वो न्यूमन का एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, वो ये है, वो आपने लिख दिया और आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या डिनोट कर रही है, क्या क्या बता रही है। फिर आपने एक हाइपोथेसिस ली, नल हाइपोथेसिस ली, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, और आपने कहा कि ये अब जो ये है, ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, इसको सोल्व करके आपको कोई वैल्यू तो मिलेगी ना। अब ये वैल्यू आप कहाँ पे देखोगे कि इस वैल्यू के आने के कारण अब हम कैसे बताएं कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपकी 1.8764 आ, कुछ भी आ गई, मैंने मान लिया कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब आपको ये देखना है कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मीन निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा और स्टैंडर्ड एरर निकालना होगा। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए वेरिएंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर होता है जो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो स्टैंडर्ड एरर निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या कर लें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर ले लें, या फिर हम मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर ले लें जो हमने यहाँ पर लिखा है। हमारी मर्जी है। यदि हम ये वाला लेवल लेते हैं तो ये 99.7
% एरिया को कवर करता है, और यदि हम 2 कर लेते हैं तो ये 95 पे करता है। कहने का मतलब ये है, यदि आप ये 2 वाला लोगे तो आपको 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यूज़ देखनी है क्या निकल के आती हैं, और यदि आप 3 वाला लेंगे तो आपको 1% पे देखनी है। क्यों? क्योंकि ये 99 को कवर करता है तो 1 को ही छोड़ता है, तो उसकी वैल्यू देख लो। यदि आप ये लेते हैं 2 वाला तो ये 95% को कवर करता है, 5 को छोड़ता है, तो 5 पे वैल्यू देख लो। तो मैंने अपने यहाँ पे आपको समझाते टाइम मैंने कहा कि मैं ले रही हूँ मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर। एक बार मैं टेबल में देख लूँगी, टेबल में ये वैल्यूज़ दी हुई होती हैं बच्चों कि 5% लेवल पे मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो इतनी है, और माइनस स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इतनी है। अब एक रेंज होगी हमारे पास, क्योंकि प्लस की वैल्यू ये आई, माइनस की वैल्यू ये आई। यदि हमारा जो ये टेस्ट था, ये जो वैल्यू निकल के आई थी, यदि ये वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई करती है तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा कि वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारी निकल के आई है 1.8762, तो ये जो वैल्यू है हमारी कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रही है 1.8762। इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। और बाई चांस यदि हमारी ये वैल्यू 4 पॉइंट सब ये निकल के आ जाती, तो 4 पॉइंट तो इस और इसके बीच में लाई नहीं करता, तो यदि हमारी वैल्यू होती 4.8762, तो ये जो वैल्यू है ये लाई नहीं करती किसके बीच में, इसके बीच में, जो रेंज के बीच में ये लाई नहीं करती। तो हम क्या करते, फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हम उसको एक्सेप्ट करते। उसका मतलब होता है कि ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है। तो इस तरह से वॉन न्यूमन टेस्ट का यूज़ करके भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। फिर एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ, कंपैरिजन की यदि हम बात करें कि हमने डर्बिन वॉटसन टेस्ट किया है, वॉन न्यूमन टेस्ट किया है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है। यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो लार्ज सैंपल पे जाता है मोस्टली, वॉन न्यूमन को स्मॉल सैंपल के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो वॉन न्यूमन टेस्ट है उसमें डर्बिन वॉटसन में तो हम ईटी को ET-1 के बराबर रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा वॉन न्यूमन टेस्ट है इसमें हम ET को E कैप के बराबर रखते हैं, अप्रोक्सीमेट मांगते हैं ना, हमने E कैप यूज़ की थी, तो इसलिए हम इसको इसके बराबर रखते हैं। और जो वॉन न्यूमन है इसमें जो ये अप्रोक्सीमेट है E कैप, इसको फाइंड करना एक मुश्किल सी प्रोसेस भी रहती है, ये इतना इजीली फाइंड भी नहीं होता। तो ओवरऑल ये बोला जाता है कि जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट होता है वो वॉन न्यूमन टेस्ट से बेटर होता है। जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है क्योंकि वो लार्ज सैंपल पे अप्लाई होता है, उसमें जो ET है वो ET-1 के बराबर ही आ जाता है, अप्रोक्सीमेट इक्वली आ जाता है, तो इसलिए डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो वॉन न्यूमन टेस्ट से बेटर होता है। ठीक है बच्चों, आप ये वाला टेस्ट भी लर्न कर लेना।